गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। हम लोग, माय नेम इज़ डॉक्टर अनिल मिश्रा। इसमें से कुछ लोग हमको जानते होंगे। सम ऑफ यू आर नोइंग मी, एम आई राइट? इसमें से कुछ लोग हमको जानते हैं, क्या मैं सही हूँ? तो हम लोग बात करेंगे, दो पेपर यहाँ असाइंड है मेरे नाम। आपके जीएस का दो पेपर असाइन किया गया है जिसे मुझे पढ़ाना है, और वो पेपर है पेपर 4 और पेपर 5। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग सिलेबस को देखे होंगे, सिलेबस को स्टडी किए होंगे। कितने लोगों ने जेपीएससी के मेंस के सिलेबस का अध्ययन किया है? अध्ययन करने का मतलब है कि उसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या कंटेंट्स हैं, क्या क्या सब्जेक्ट मैटर्स हैं, उससे कितने लोग इसमें अवगत हैं? प्लीज़ हाथ उठाइए। क्यों ऐसा? क्या सिलेबस नहीं मिलता है आप लोगों को? अगर आप लोग इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो आपको यू मस्ट गो थ्रू द सिलेबस। एक बार आपको सिलेबस देखना चाहिए कि भाई पढ़ना क्या है इसमें, क्योंकि जब तक हमको सिलेबस का ज्ञान नहीं होगा, अनलेस अनटिल वी नो अबाउट द सिलेबस कि व्हाट वी हैव टू रीड इन द सिलेबस, तब तक कैसे हम लोग अध्ययन करेंगे? तो और किसी ने नहीं बताया कि क्या पढ़ना है आप लोगों को। किसी टीचर ने, कल से क्लास स्टार्ट हुआ है। एक्चुअली yesterday I was not in Ranchi, I was out of Ranchi। तो क्लास स्टार्ट होना था हम ही से, लेकिन हम कल थे नहीं। ये पहले से मेरा प्रोग्राम फिक्स था कि हमको बाहर जाना है, तो कल हम आप लोगों का क्लास नहीं ले पाए। लेकिन इन द वेरी फर्स्ट क्लास जो भी टीचर हैं उनको दे मस्ट, और ही और शी मस्ट डिस्कस अबाउट द सिलेबस एंड पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन। तो जो भी टीचर हैं उनको ये ज़रूर बताना चाहिए कि सिलेबस क्या है और इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। इसमें से कितने लोगों ने पीटी एग्ज़ाम दिया है? हाथ उठाइए। वेरी गुड। तो बहुत लोगों ने पीटी एग्ज़ाम दिया है, मगर बहुत लोग इसमें से सिलेबस नहीं देखे हैं। तो बाज़ार में जेपीएससी का सिलेबस मिलता है, मुश्किल से 15 से 20 रुपये उसका दाम होगा। एक हार्ड कॉपी उसका ले लीजिए, या फिर आप जेपीएससी के साइट पर जाइए, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन उससे आसान है कि बाज़ार से खरीद कर एक सिलेबस ले लीजिए। तो अब तक हम लोगों ने पीटी के एग्ज़ाम का सिलेबस पढ़ा होगा। पीटी में हम लोग को क्या क्या पढ़ना था ये हम लोग देख लिए, पीटी का एग्ज़ाम भी दे लिए। लेकिन मेंस का जो पैटर्न है, मेंस का जो सिलेबस है, वो पीटी के सिलेबस और पैटर्न से बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल डिफरेंट है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, यू मे रेज द क्वेश्चन कि हाउ, कैसे? क्योंकि आप ये प्रश्न इसलिए कैसे कर रहे हैं क्योंकि आपने सिलेबस देखा ही नहीं है। अगर सिलेबस देखे होते तो आप बोलते कि नहीं हम लोग जानते हैं सर, और प्लीज़ कम टू द टॉपिक, आप बोलते कि आप टॉपिक पर आइए। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि आप लोगों ने सिलेबस देखा ही नहीं। तो दिस इज़ वेरी बैड। ये बहुत गलत है कि हम पीटी एग्ज़ाम दे लिए हैं और हम मेंस के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं और सिलेबस तक आज तक नहीं देखे हैं। पीटी एग्ज़ाम कितने तारीख को हुआ है? 17 मार्च को। आज कौन सी तारीख है? 5 अप्रैल है। तो आप समझ रहे हैं कि ये समय कितना आपका कीमती था। लगभग 13 दिन उधर और 5 दिन 18 दिन। अब अगर पीटी का रिजल्ट आता है और आपका सिलेक्शन हो जाता है, सपोज कीजिए, तो आपको मुश्किल से 1.5 से 2 महीना टाइम मिलेगा। तो क्या उस 1.5 से 2 महीना में सिलेबस कवर हो जाएगा? मेरा उत्तर होगा नहीं, क्योंकि सिलेबस बहुत विशाल है। ये सिलेबस जो है बहुत बड़ा सिलेबस है। ये सिलेबस बहुत वास्ट है, और वास्ट ही नहीं है, डाइवर्सिफाइड भी है। डाइवर्सिफाइड मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ पढ़ना है। डाइवर्सिफाइड मतलब विभेदीकृत।
मतलब यू हैव टू रीड टू मेनी थिंग्स, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट यू हैव टू रीड न्यूमरस थिंग्स, सेवरल थिंग्स। हिस्ट्री भी आपको पढ़ना है विस्तार से, भूगोल भी विस्तार से पढ़ना है, पूरा भारत का संविधान पढ़ना है, लोक प्रशासन पढ़ना है, गुड गवर्नेंस पढ़ना है, सुशासन पढ़ना है। इकोनॉमिक्स का सिलेबस तो और भी बहुत बड़ा है। इकोनॉमिक्स में 4 सेक्शन है और चारों सेक्शन बहुत बड़ा बड़ा है। बेसिक कंसेप्ट भी पढ़ना है इकोनॉमिक्स का। उसके बाद आपको जो रिफॉर्म्स प्रोग्राम है इंडिया में, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स प्रोग्राम, उसमें ग्लोबलाइजेशन है, लिबरलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है, उससे रिलेटेड हर चीज़ को पढ़ना है। झारखंड का इकोनॉमिक्स पढ़ना है, डेवलपमेंट और अंडर डेवलपमेंट का कंसेप्ट पढ़ना है, वहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी आपको पढ़ना है, जिससे एक क्वेश्चन आया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आपके पीटी में। जो ब्रूनलैंड रिपोर्ट था उसी पर ना, वो पहला जो कंसेप्ट दिया था ब्रूनलैंड ने दिया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, वो नॉर्वे के पीएम थे, और उन्होंने एक किताब एक लिखा था वो आवर कॉमन फ्यूचर, उसी में वो कंसेप्ट दिया था। तो कहने का तात्पर्य है कि आपको बहुत सारी चीज़ पढ़ना है। साइंस आइएगा तो उसमें आपको बायोलॉजी भी पढ़ना है, एग्रीकल्चर भी पढ़ना है, एनवायरनमेंट भी पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़ना है, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया में आपको सब कुछ पढ़ना है कि भाई स्पेस प्रोग्राम कैसे डेवलप किया इंडिया में, जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो कैसे डेवलप किया है। उसके बाद आपको हेल्थ प्रोग्राम का कैसे यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी का कैसे डेवलपमेंट हुआ है। तो जब आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट पढ़िएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कैसे डेवलपमेंट हुआ है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ आपको पढ़ना है। तो जब इतना वास्ट सिलेबस है, तो इतने विशाल सिलेबस के स्टडी के लिए तो सबसे पहले आपको मेंटली प्रिपेयर करना है अपने आप को, और ये आपको अपने आप में एक कमिटमेंट करना है कि यस आई कैन डू इट। आपको एक कमिटमेंट करना है, नहीं मैं कर लूँगा, आई विल डू इट, आई विल मेक इट। और ये कहने से नहीं होगा, उसके लिए जो प्रॉपर आपका मेहनत चाहिए, लेबर चाहिए, प्रॉपर जो आपका श्रम चाहिए, वो आपको इनपुट के रूप में लगाना होगा। तो आज हम लोग इस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि सिलेबस का पैटर्न क्या है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ये कल के क्लास में हो जाना चाहिए था, एनी हाउ चलिए, बेटर लेट देन नेवर बोलते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। जो समय चला गया उस पर रिपेंट नहीं करना है, उसको रिग्रेट नहीं करना है। लेट बाई गॉन बी बाई गॉन बोलते हैं ना कि बीती ताही बिसारिये आगे की सुध ले। तो लेट बाई गॉन बी बाई गॉन, जो हो गया हो गया। वी कैन नॉट चेंज द पास्ट बट वी कैन मेक द फ्यूचर, वी कैन बिल्ड अप द फ्यूचर। ठीक है, अतीत हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अपना भविष्य का तो हम निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि भविष्य का निर्माण करता हम स्वयं हैं। और ये भविष्य कैसे बिल्डअप होगा, हमारा फ्यूचर कैसे बिल्डअप होगा, तो विथ आवर हार्ड लेबर, वो हमारे कठिन परिश्रम से ही विकसित हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो सारे चीज़ों का एक ही मूल है, एक ही उसका जिस्ट है, निचोड़ है, एब्स्ट्रैक्ट है, सिनॉप्सिस है, जो भी बोलिए। वो जिस्ट क्या है, निचोड़ क्या है, तो हार्ड लेबर हैज़ नो सब्स्टिट्यूट। इस दुनिया में कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। हमने कहा कि यस्टरडे आई वाज आउट ऑफ रांची, 11:30-12 बजे तक सुबह में, हम सुबह 7 बजे से उठकर क्लास लिए हैं, उसके बाद हम 2 बजे यहाँ से निकले हैं, रात को हम 2:30-3 बजे लौटे हैं, और सुबह फिर 7 बजे जाकर अपने कोचिंग में क्लास लिए हैं। 11-11:30 बजे तक सोचे कि थोड़ा सा सो कर नहा के धो करके थोड़ा सो लें, तो तब तक इतना फ़ोन बजने लगा कि सो नहीं पाए। फिर उठे हैं, फिर आपको खाना खाए हैं, और फिर आपके क्लास में आ गए। तो आराम तब तक नहीं जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो। आराम तब तक नहीं जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो।
और नेहरू जी ने कहा था ना कि आराम हराम है, रेस्ट इज सिन, रेस्ट इज सिन, सिन मतलब पाप। तो इतना बड़ा सिलेबस को कैसे हम कवर कर पाएंगे? यस, कम इन। इतना बड़ा सिलेबस को कैसे हम कोप अप कर पाएंगे? ये चैलेंज हम लोग के पास है। लेकिन है कि वी हैव टू फेस द चैलेंज और वी हैव टू ओवरकम द चैलेंज। इस चैलेंज को हम लोग को, चुनौती को पार कर जाना है। तो चुनौती कैसे पार होगा भाई? तो सोचने से नहीं होगा, सोचने से कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। थिंकिंग बहुत ज़रूरी है, किसी चीज़ के बारे में विचार करना बहुत ज़रूरी है काम करने के पहले। लेकिन एक्शन और थॉट, सिर्फ सोच रहे हैं, कोई क्रिया ही नहीं कर रहे हैं। तो एक्शन और थॉट के बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, कोहेरेंस होना चाहिए। खाली बैठ के सोचे जा रहे हैं तो कुछ होगा क्या? और खाली क्रिया कर रहे हैं बगैर सोचे हुए तो होगा सही? बिना चिंतन के अगर हम कोई काम कर रहे हैं बगैर थॉट के, तो क्या वो सही होगा? दोनों सही नहीं होगा। तो एक्शन विदाउट थॉट इज फॉली एंड थॉट विदाउट एक्शन इज एबॉर्शन। ये फेमस कोटेशन है, एक्शन विदाउट थॉट इज फॉली एंड थॉट विदाउट एक्शन इज एबॉर्शन। तो दोनों को लेकर चलना है। एक्शन और थॉट के बीच में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। और ये सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा तो आप कभी भी जीवन में किसी भी क्षेत्र में, इन एनी वॉक ऑफ योर लाइफ, नॉट ओनली इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इन एनी वॉक ऑफ योर लाइफ यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल। तो सक्सेस के लिए एक स्ट्रेटजी, एक रणनीति, एक रोड मैप तैयार करना होगा। एक रोड मैप तैयार करना होगा और उस रोड मैप के अनुसार अपने आप को क्या करना होगा? ओरिएंट करना होगा। अपने आप को उसी के अनुसार अग्रसारित करना होगा, अभिमुख करना होगा और उसी रोड मैप को फॉलो करते हुए आगे चलना होगा। तो ये रोड मैप क्या होगा? तो सबसे पहले है कि हम चिंतन करें कि सिलेबस क्या है। एक बार सिलेबस को देखें कि भाई सिलेबस में हम लोग को करना क्या है, व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट वी हैव टू रीड। क्योंकि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको क्या पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं पढ़िए। हमारे काम का, इस परीक्षा की दृष्टि से हमारे काम का वैसा कोई भी चीज़ जो इस परीक्षा की दृष्टि से हमारे काम का नहीं है लेकिन ज्ञान के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉलेज के लिए हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अभी ज्ञान अर्जित नहीं करना है। एक नौकरी चाहिए, नॉलेज एनहेंस करने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए पूरा जीवन पड़ा हुआ है। क्योंकि लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जो सीखने की प्रक्रिया है आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी रुकती नहीं है। इंसान अंतिम सांस लेने तक कुछ ना कुछ विश्व से, दुनिया से सीख कर जाता है, इस वर्ल्ड से वो सीख कर जाता है। ठीक है, उसके बाद वो बताने के पोजीशन में नहीं है मगर सीख कर जाता है। तो लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। सीखने की प्रक्रिया आजीवन प्रक्रिया है, लेकिन अभी नहीं। अभी वही सीखेंगे जो इस परीक्षा में है, जाएंगे और पूछेगा और बताएंगे। बाकी हमको दुनिया जहान, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ने के लिए, ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ पढ़ने के लिए, शेक्सपियर पढ़ने के लिए, ओथेलो है, हैमलेट है, ये सब पढ़ने के लिए पूरा जिंदगी बचा हुआ है। देखा जाएगा। अभी तो भैया अगर बोल रहा है कि हमको जीडीपी पढ़ना तो खाली जीडीपी पढ़ेंगे। हमको बोल रहा है कि राष्ट्रपति का अधिकार और कार्य पढ़ने के लिए सिलेबस लिखा है तो सिर्फ वही पढ़ेंगे। उसका कैसे उसको हटाएंगे, कैसे उसको लाएंगे, नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सिलेबस लिख रहा है कि पावर्स एंड फंक्शंस पढ़ना है। तो सिलेबस इसीलिए बोलते हैं कि सिलेबस को देखो। वंस यू रिव्यू द सिलेबस, वंस यू गो थ्रू द सिलेबस, मेक ए थॉरो स्टडी ऑफ द सिलेबस। एक बार सिलेबस देखने से मोटा मोटी, मोर और लेस और रफली हमको ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि हम क्या पढ़ेंगे और क्या पढ़ना है। तो हम लोग इसी पर आगे बढ़ते हैं। इन द वेरी फर्स्ट क्लास आई विल लाइक टू डिस्कस अबाउट द syllabus and pattern of the mains examination of JPSC.
जेपीएससी के सिलेबस में पहला पेपर 1 हिंदी प्लस इंग्लिश। पेपर 1 में हिंदी प्लस इंग्लिश, ये 100 नंबर का, 100 मार्क्स का है। ये डिस्क्रिप्टिव है, लिखना है इसमें, मगर ये क्वालिफाइंग है, ये क्वालिफाइंग है। मतलब इसका मार्क्स जो होगा वो 30% मार्क्स लाना है, 33%। अगर वो नहीं लाएंगे तो फिर हम बाकी हमारा कॉपी एग्जाम ही नहीं किया जाएगा, वहीं रोक दिया जाएगा। लेकिन अगर इसमें हम 90 नंबर भी लाएंगे तो मेरा नंबर वो जुड़ेगा नहीं मेरिट में, इसीलिए इसको बोलते हैं क्वालिफाइंग। ये क्वालिफाइंग पेपर है, इसका मार्क्स नहीं जुड़ेगा, इसमें सिर्फ हमको 30 नंबर ले आना है बस। और अगर प्रथम पत्र की बात करें ये क्वालिफाइंग पेपर की, तो इसमें अगर कोई पढ़ने बैठ गया तो इसका मतलब वो कभी नहीं पास करेगा जेपीएससी। इसके लिए कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, जो पढ़ना है बाकी में लिखने जानते हैं ना। गाय घास खाती है, लिख पाते हैं ना? हैं? गाय के 4 पैर होते हैं, ये लिख पाते हैं ना? 2 पैर मत लिख दीजिएगा। तो जब ये लिख रहे हैं तो ऐसे पास कर जाइएगा पेपर में, आप ऐसे स्वतः पास कर जाइएगा, सुओ मोटो। नो एडिशनल एफर्ट रिक्वायर्ड फॉर पेपर 1। अतिरिक्त प्रयास की जरूरत नहीं है। हमने कहा कि एक ठोस रणनीति, साउंड स्ट्रेटजी, कॉन्क्रीट स्ट्रेटजी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी आवाज़ जा रही है साफ साफ? ये हमिंग बहुत है, इसकी आवाज़ भी जाती है आप लोग को? मेरी आवाज़ नहीं जा रही है? माइक से नहीं जा रही है? कौन है? तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है मेरे लिए। ये सब बनावटी हम तो फेंक देते हैं अपने कोचिंग में, हम बोलते हैं हम नहीं यूज करेंगे, हटाओ इसको। हाँ तो हमिंग होगा ना, इतना फैन चलेगा एक साथ तो क्या होगा? ये सब जानते हैं, ये सब खिलौना है, नहीं चलता है। अब जा रही है आवाज़? हमको कैसे पता चलेगा? हमको तो यहाँ से वही वाला हाल है कि गर्जा था बहुत लेकिन बरसात न खाऊ। थंडरिंग की आवाज़ आ रही है। ये तो आपका रिकॉर्डिंग के लिए है ना? चलिए, आपको आवाज़ आ रही है ना? देखते हैं, इसको चेंज करवाएंगे, इसको नीचे करने के लिए बोलेंगे, ठीक है? तो ऐसे हम लोग बात कर लेंगे। नहीं, हम बोर्ड नीचे करवा के सब नीचे करवा देंगे। ये लग रहा है कि राजा महाराजा जैसा हम खड़ा है, बेचारा सब प्रजा हो मेरा। नहीं, एट पार होना चाहिए। टीचर और बच्चा का इंटरेक्शन एकदम होना चाहिए 100%, और डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। दूरी बनी मतलब समझिए कि टीचर और स्टूडेंट के बीच का इंटरेक्शन घटा। चूँकि ये हम दूसरे के संस्था में काम कर रहे हैं, अपना संस्था होता तब तक हम इसको नीचे करवा दिए रहते हैं। नंदन जी बैठे हुए हैं, हमको जानते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे सिलेबस पर। पेपर 1 क्वालिफाइंग पेपर है, इसका नंबर नहीं जुड़ेगा। इसके लिए कोई भी अतिरिक्त प्रयास मत कीजिएगा कि किताब खरीद के ले आ रहा है बाजार से कचड़ा, अब बैठ के पेपर 1 का तैयारी कर रहे हैं। नहीं, नॉट एट ऑल। अगर हम हिंदी लिख पाते हैं और थोड़ा बहुत भी अंग्रेजी समझ पाते हैं, बच्चा वाला भी, तो पास कर जाएंगे। कुछ डिस्क्रिप्टिव रहता है, कुछ ग्रामर पोर्शन रहता है, तो ग्रामर पोर्शन तो फुल मार्क्स है, वो तो ऑब्जेक्टिव ही हो गया एक तरह से। अब नाउ लेट अस कम टू सेकेंड पेपर। हम लोग सेकेंड पेपर आ रहे हैं, पेपर 2।
ये पेपर 2 आपका है लैंग्वेज एंड लिटरेचर पेपर, भाषा और साहित्य। कौन सा पेपर है ये? भाषा और साहित्य। ये है आपका 150 मार्क्स का, 150 नंबर का है भाई मेरे, और ये जुड़ेगा, ये आपके मेरिट में ऐड होगा। इसमें ढेर सारी भाषाएं हैं। कुछ ट्राइबल लैंग्वेजेज हैं, जैसे आपका कुड़ुक है उरांव का, मुंडारी है, संताली है, हो है। ये ट्राइबल लैंग्वेजेज हैं। कुछ इसमें यहाँ के जो रीजनल लैंग्वेज है वो शामिल है, क्षेत्रीय भाषाएं। वो क्षेत्रीय भाषा में आपको मेनली 4 क्षेत्रीय भाषा है, नागपुरी, खोरठा, कुरमाली और पंचपरगनिया। लैंग्वेज पेपर में जो सबसे पॉपुलर सिलेक्शन होता है, जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा सेलेक्ट किया जाता है बच्चों के द्वारा, दैट इज आइदर नागपुरी और खोरठा, क्योंकि जो ट्राइबल लैंग्वेजेज हैं वो टफ हो जाते हैं। इवन जो उरांव बच्चा है या उरांव बच्ची है, हमने देखा है कि वो भी उसको नहीं लेते हैं। जो संताली बच्चे हैं वो भी संताली नहीं लेते हैं। रीज़न है क्या इसका कि उसमें बहुत मार्क्स नहीं आता है। अब क्यों नहीं आता है आई डोंट नो। स्टडी मटेरियल भी आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं, अध्ययन सामग्री ईजिली अवेलेबल नहीं है। आप लोग जो पीछे हैं वो आगे आ जाइए ना। नहीं, ठीक है, बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स सेलेक्ट आइदर नागपुरी और खोरठा एज लैंग्वेज एंड लिटरेचर पेपर। अब आप लोगों ने क्या चुना है ये हम लोग समय के साथ बात कर लेंगे। इसमें से कितने लोगों ने नागपुरी चुना है? हाथ उठा दीजिए। ठीक है, कितने लोगों ने खोरठा चुना है? इसका मतलब है कि इसमें से अधिकांश बच्चे जो हैं वो दक्षिण छोटा नागपुर के क्षेत्रों से आ रहे हैं। यही रीजन है क्या? रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, ये जो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल है हमारा कमिश्नरी, उसके जो ज़िले हैं इनमें प्रधानतः मुख्यतः नागपुरी भाषा बोली जाती है और यहाँ की सबसे लोकप्रिय और संपर्क भाषा है। संपर्क भाषा मतलब जो यहाँ के आदिवासी भी बोलते हैं और यहाँ के सदान भी बोलते हैं। कम्युनिकेशन लैंग्वेज, कॉन्टैक्ट लैंग्वेज। ये दोनों छोड़कर बाकी किसी भाषा के पेपर को कितने लोगों ने सेलेक्ट किया है जो नागपुरी और खोरठा नहीं है? अकेला आप ही हैं? क्या लिए हैं आप लोग? कुड़ुक लिए हैं। याद की बात नहीं है, अभी लेना है आपको, पीछे की बात नहीं है, अभी सेलेक्ट करना। नहीं, इंग्लिश भी है तो आपने सोचा क्या है? व्हाट यू हैव थॉट ऑफ? तो इंग्लिश कौन पढ़ाएगा? हु विल टीच यू इंग्लिश? सेल्फ स्टडी। देख लीजिए, हम लोग उस पर बाद में बात करेंगे। नंबर नहीं आता है इंग्लिश में। क्या बैकग्राउंड है आपका? तब डोंट गो फॉर। कहाँ से किए हैं पॉलिटिकल साइंस? सेंट जेवियर्स कॉलेज से। फिर भी आई विल नॉट सजेस्ट यू टू ऑप्ट इंग्लिश, क्योंकि नंबर नहीं आता है और आप उस अप्रोच से नहीं लिख पाइएगा, क्योंकि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड अंग्रेजी नहीं है। अगर इंग्लिश लिटरेचर लैंग्वेज होता तो ये हम सजेस्ट कर देते कि ले लो भाई। सो आई वॉन्ट सजेस्ट यू। ठीक है, हम लोग देखेंगे, 2-4 दिन के बाद बात करेंगे फिर। तो जो लिंग्विस्टिक, जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है लैंग्वेज का झारखंड में,
वो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जानना चाहिए। दक्षिण छोटा नागपुर जाइएगा तो नागपुरी, और उत्तरी छोटा नागपुर में जाइएगा तो खोरठा। रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, उसके बाद गिरिडीह, धनबाद, चतरा, कोडरमा, ये 7 जिला है उत्तरी छोटा नागपुर में। इनमें अधिकांशतः कौन सी भाषा बोली जाती है? खोरठा। और इसमें से कुछ लोगों ने खोरठा लिया है। किन किन लोगों ने लिया है? हाथ उठाइए तो। खोरठा 2 लोग लिए हैं। कहाँ से आती हैं आप? रामगढ़ से। तो मेरा तो सही बात था, गेस था। आप? बुंडू साइड। बुंडू साइड हाँ, तो आप तो उसी एरिया से आते हैं। तेनूघाट मतलब आपका बोकारो, तो खोरठा ही बोला जाता है उस क्षेत्र में। एनी हाउ, इसको सोच समझ के डिसाइड करना है। तैयारी इसकी कैसी होगी, इस पर ध्यान देना है। करेक्ट। अब हम लोग आते हैं पेपर 3। सिलेबस कल से सबके हाथ में होना चाहिए, मैं बोल दे रहा हूं। इस मामले में मैं बहुत सख्त टीचर हूं। कोई आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। पढ़ना है तो मेरे अनुसार पढ़ना है, और मेरे अनुसार नहीं पढ़ना तो 2 ही विकल्प है, या तो पढ़ना ही नहीं या अनिल मिश्रा को छोड़ देना है। या तो पढ़ाई छोड़ दीजिए या हमको छोड़ दीजिए। और हमको अगर नहीं छोड़ना है तो फिर आपको सिलेबस आपके हाथ में होना चाहिए सबके। कोई कीमती चीज़ नहीं है। दिन भर में 2 कप चाय पी जाते होइएगा तो 20 रुपये पी जाते होइएगा। सिलेबस हार्ड कॉपी हाथ में होना चाहिए। ये खेल नहीं है। यहाँ पर हम लोग आए नहीं हैं कि तमाशा करने के लिए। यहाँ मनोरंजन के लिए भी किसी आदमी को समय नहीं है। ना आपके पास समय है ना मेरे पास है। अगर हम यहाँ पर हैं तो आपके लिए एकदम मान कर चलिए। हमारा शेड्यूल बहुत टाइट रहता है, हम आपको बता रहे हैं, और हमको फुर्सत ही नहीं है अपने काम से। लेकिन ये भी मेरा ही काम है, पढ़ाना। तो हम इस उद्देश्य से आए हैं कि इसमें से बच्चे अगर पास करेंगे तो हमारा प्रयास सार्थक होगा। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हम बोलते हैं और बहुत कड़ा बोलते हैं। टेम्परामेंट मेरा वैसे ही है, क्योंकि बहुत सीनियर टीचर हो गए अब, तो टेम्परामेंट भी उसी तरह से। आपके साथ सारा सहयोग होगा, लेकिन आपको भी सहयोग करना है। अब आए हुए हैं तो क्या है, थोड़े ऐसा है कि ये सत्यनारायण कथा है, क्या है, अपना वेट कर रहे हैं कि कथा खत्म हो और प्रसाद लें और घर चल दें। नहीं, सबके हाथ में कल से हमको दिखना चाहिए सिलेबस। घोर आश्चर्य है कि हम मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए बैठे हो, सिलेबस हाथ में नहीं है। या इसमें से अधिकांश लोगों ने कहा कि हम तो अभी तक सिलेबस नहीं देखे हैं भाई। खैर, ये ईमानदारी से आप लोगों ने कह दिया, ये अच्छी बात है। और अगर ईमानदारी से नहीं भी कहते तो हम कबूलवा लेते ना, तब फिर पूछते सिलेबस में बताओ क्या है। तो ईमानदारी से बात कीजिएगा, झूठ मत बोलिएगा। ये अच्छी बात है कि आप लोगों ने झूठ नहीं बोला। तो सिलेबस में अब आते हैं पेपर 3। पेपर 3 में क्या है? भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, अच्छा हाँ सॉरी, पेपर 3 में हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, राइट। हिस्ट्री प्लस जियोग्राफी। ये इतिहास आपका 100 नंबर का है, जियोग्राफी आपका 100 नंबर का है। 100 मार्क्स, 100 मार्क्स।
हिस्ट्री में 4 सेक्शन है, एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया और झारखंड का इतिहास। और ये सिलेबस आपका एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट बता दें कि सिलेबस पार्शियल आपका ऑब्जेक्टिव भी है, मतलब 200 नंबर में, प्रत्येक पेपर में 200 नंबर में आपका 40 नंबर ऑब्जेक्टिव रहेगा। MCQ बहुत अच्छा है क्योंकि फुल मार्क्स। नहीं आवाज़ आती है भाई, ये तो सबसे बड़ा हर्डल है, हम क्या बोले। नहीं 10-10, यहाँ 10-10, मतलब 200 में 40 हम बोल रहे हैं। 20 क्वेश्चंस रहेंगे, ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स एंड इट विल बी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, MCQ। 4 ऑप्शंस भी दिए रहते हैं। जी तो पेपर 3 में अब देखिए ये पार्शियल, देखिए आंशिक रूप से ये ऑब्जेक्टिव भी है, मतलब एक पेपर 200 नंबर का होगा, उसमें 40 नंबर ऑब्जेक्टिव रहेगा, 160 नंबर रहेगा डिस्क्रिप्टिव, जिसमें आपको बड़ा बड़ा आंसर लिखना है। डिस्क्रिप्टिव लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्टिव मतलब डिस्क्राइब करना है। चार 500 वर्ड हार्डली। एक प्रश्न का उत्तर कितना में देंगे? बहुत बड़ा नहीं जाएंगे, बहुत बड़ा जाने से दूसरा छूट जाएगा। बामुश्किल 400-500 वर्ड्स, नॉट मोर देन दैट। इसमें कितने लोग पिछला मेंस दिए हुए हैं या पिछला का पिछला मेंस दिए हुए हैं? आप दिए हुए हैं। कौन सा मेंस? 7th। क्या हुआ मेंस में? जी इकोनॉमिक्स का कम नंबर आया। और कोई नहीं दिया है? आप ही दिए हैं। कहाँ दिक्कत हुई? किस पेपर में? दोनों में कम। और कोई? आप नहीं दिए थे क्या? शशि जी, शशि जी हैं पीछे। हाँ अच्छा, शशि नहीं आया है क्या आज? पता नहीं। आप दिए थे क्या? नहीं। नहीं हाँ चलिए। तो ये हिस्ट्री में आपको, अब हिस्ट्री यहाँ पर 100 नंबर का है, 100 नंबर का ज्योग्राफी है। अब इसमें 20 नंबर आपका जो होगा ये ऑब्जेक्टिव होगा, 20 नंबर ऑब्जेक्टिव है और 80 नंबर इसका क्या होगा? डिस्क्रिप्टिव होगा। जानना चाहिए। 80 नंबर में आपको 2 क्वेश्चन लिखना है, 40-40 नंबर का, और 4 सेक्शन में से किसी 2 सेक्शन से लिखना है। 4 सेक्शन जो है उसमें से कोई 2 सेक्शन से लिखना है। तो सीधी सी बात है कि जब 4 में से 2 में से लिखना है, 2 में से किसी 2 में से एक लिख देना है, तो चारों क्यों पढ़ने जाएंगे? उतना समय दूसरे चीज पढ़ देंगे। अब 2 सेक्शन हम पढ़े, हो सकता है कि 2 सेक्शन पढ़े और कोई एक सेक्शन से क्वेश्चन गड़बड़ा गया, तब एक तो हम लोग को सेफ जोन रखना होगा ना, सुरक्षित क्षेत्र। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि 3 सेक्शन पढ़ लो, कि अगर कोई एक सेक्शन से क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टेड आवे या ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जो हम नहीं समझ पा रहे हैं, परसेप्टेबल नहीं है, अंडरस्टैंडेबल नहीं है ना, 3 सेक्शन करेंगे। सिमिलरली ज्योग्राफी में भी 4 सेक्शन है। यहाँ भी 4 सेक्शन में 100 नंबर हो गया।
10 क्वेश्चन आएगा 2-2 नंबर का, 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव 10 क्वेश्चन, और 80 नंबर आएगा फिर डिस्क्रिप्टिव। यहाँ भी 2 सेक्शन से एक देना है, तो 4 में से 3 ही करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। अब आइए, आप लोग में कितने लोग हमको YouTube पर देखते थे? पीटी के एग्जाम के समय कितने लोग YouTube पर हमको देखते थे? पूरा देखे, फायदा हुआ? बहुत फायदा। तो ये बाकी लोग क्यों नहीं देखा? हाँ, समय कम था, अभी देखती थी। नहीं तो समय नहीं था, और हमने कठिन कठिन विषयों का चयन किया था उसमें, झारखंड का CNT SPT। जिन्होंने देखा सब लोग बोला कि बहुत फायदा हुआ हमको, बहुत क्वेश्चंस उसमें से आया, और बहुत लोगों ने ये बात बोला, और बोला क्या, जो पढ़ा था वही तो आया, तो बोलेगा क्या, वो तो उस पर रिकॉर्डेड है, आप जाके देख लीजिए जो क्वेश्चन आया उसमें था कि नहीं। इवन हम बोर्ड पर जिसको अंडरलाइन करते थे वो सब क्वेश्चन आया है, हाईलाइट करके टेलीग्राम में डाले थे वो क्वेश्चन आया। और सबसे बड़ी बात है कि JPSC सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन एक दिन का खेल नहीं है, ये थोड़ा लंबा समय खोजता है। ये हम सोचेंगे 10 दिन 15 दिन में, महीना दिन में JPSC क्वालिफाई कर जाना, आज के समय में तो हम उससे 1 महीना की तैयारी से सिपाही की नौकरी नहीं पा सकते हैं। तो ये तो क्लास 1 सर्विस है स्टेट का, राज्य की सबसे प्रतिष्ठित सेवा और सबसे बड़ी सेवा। तो अगर कोई सोच रहा है कि हम नहीं, इसके लिए अब तो हम लोग इसमें से बच्चे मेंस पास, PT पास करेंगे तो मेंस तो वो देंगे ही देंगे, तो हम लोग तो उनको लेकर टारगेट कर रहे हैं, लेकिन तैयारी के लिए पर्याप्त समय चाहिए, और वो समय होता है कम से कम 1.5 से 2 साल। एक फाउंडेशन बन गया, जो बेसिक्स है, मूलभूत चीज़ें हैं, हम समझ गए, सीख गए, उसके बाद अपने से पढ़े। तब क्या होता है, आप उस लेवल पर आइएगा जहाँ से आप पास कर सकते हैं एग्जाम को। तो अगर कोई सोचेगा कि ओवरनाइट हम रातों रात हम जा कर के एकदम DSP और डिप्टी कलेक्टर बन जाए, तो नहीं हो पॉसिबल। इसके लिए रिगरस मेहनत चाहिए। रिगरस मतलब बहुत कठिन। तो ये पेपर 3 हो गया। अब आते हैं, नाउ लेट अस कम टू पेपर 4। पेपर 4 में आपका है इंडियन पॉलिटी, उसके बाद है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको शॉर्ट में PA लिख दे रहे हैं। PA का मतलब दूसरा मत समझ लीजिएगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन। है ना? लोक प्रशासन मतलब सरकारी प्रशासन। सरकार का जो कामकाज है, सरकार का जो कामकाज करने का तरीका है, उसका जो मशीनरी है, टूल्स हैं, उसका स्टडी क्या है? लोक प्रशासन। और उसके बाद है गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस मतलब सुशासन, हम शॉर्ट में GG लिख दे रहे हैं। सरकार अगर ईमानदार है, सरकार अगर ईमानदारी से काम कर रही है, समय पर काम कर रही है, निष्ठा के साथ काम कर रही है, पारदर्शी तरीके से काम कर रही है। पारदर्शी मतलब जिसको हम देख पा रहे हैं कि यहाँ कुछ गलत नहीं हो रहा है, ट्रांसपेरेंट। नैतिकता के साथ काम कर रही है, सूझबूझ के साथ काम कर रही है। सरकार अपने किसी भी कार्य के लिए जनता के प्रति जवाबदेह है, अकाउंटेबल है, कि जनता अगर पूछे तो जवाब दे रही है, और संतोषप्रद जवाब दे रही है।
तब ऐसे शासन को ही, ऐसे सरकार को ही हम लोग क्या बोलेंगे? सरकार के ऐसे शासन को ही क्या बोलेंगे? सुशासन। गुड गवर्नेंस है भाई। अब यहाँ तो इतना कैमरा है कि ऑफ द रिकॉर्ड हम कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, बड़ा मुश्किल है। नहीं, कैमरा है, ये सब आल जाल जंजाल है। तो आप लोग खुद समझ रहे होंगे कि कौन सी सरकार सुशासन, किस सरकार में सुशासन है और किस सरकार में सुशासन नहीं है, और शायद आप ढूंढ नहीं पाइएगा। एनी हाउ, तो ये आपका 200 नंबर का है। इसमें दो ग्रुप है, ग्रुप ए है, ग्रुप बी है। ग्रुप ए में आपका इंडियन पॉलिटी है और ग्रुप बी में आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गुड गवर्नेंस का टॉपिक्स है। पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। और ये टोटल मार्क्स है पेपर जो आपका 4 है, इसका 200। इसमें 40 क्वेश्चंस जो हैं वो ऑब्जेक्टिव हैं, 40 नंबर के 40 क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के। ये 40 मार्क्स जो है वो क्या है? ऑब्जेक्टिव है। 40 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, और 160 मार्क्स जो है वो क्या है? सब्जेक्टिव है, डेस्क्रिप्टिव, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन लिखना है। ग्रुप ए से 2 क्वेश्चन, ग्रुप बी से, तो इसमें आपको पूरा पढ़ना होगा। इसमें विकल्प आपके पास नहीं है कि 1 ठो छोड़ दीजिए, 2 ठो छोड़ दीजिए, ऐसा कोई वैसा ऑप्शन आपके पास यहाँ नहीं है। और इसके बाद आता है आपका, इसमें जो जो टॉपिक्स पढ़ना है, हम लोग सिलेबस आप देखिए, हम लोग स्टार्ट ही करेंगे, क्योंकि हम आपको ये पेपर पढ़ाएंगे और पेपर 5 पढ़ाएंगे, इकोनॉमिक्स का पेपर, और ये जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर है ये मेरे द्वारा कवर किया जाएगा। वैसे मेरे जो शिष्य पढ़े हैं वो जानते हैं कि हम अपने संस्थान में भी यही 2 विषय पढ़ाते हैं। आप तो पढ़ी है ना? कब पढ़ी है? 2019 में, तो 5 साल हो गया, लंबा समय गुजर गया, बहुत चीज़ें बदली हैं, अर्थव्यवस्था में बहुत बदलाव आया है। तो ये हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं पेपर 4 के बाद आपका पेपर 5। क्लियर है? अब पैटर्न समझ में आ रहा है? हरीश जी हैं? हरीश जी, गर्मी का असर हो गया। एक घड़ी एक घड़ी की व्यवस्था जरूर कीजिएगा। हाँ, मैनेजमेंट को बोलिएगा कहीं पर जहाँ बच्चों को भी दिखे और हम लोग को भी दिखे। हेलो, हाँ, थोड़ी देर में 15-20 मिनट वो आएगा ना क्लास लेने। मेरे नहीं, मेरे बाद ही होगा। हाँ, 15-20 आधा घंटा में आओ ना। थिंग्स आर क्लियर? तो अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं पेपर 5। बच्चे कह रहे हैं कि इसमें कम नंबर आया, ऐसा होना नहीं चाहिए। कम नंबर आया इसका मतलब है कि हमारा जो तैयारी था, हमारी जो तैयारी थी वो अप टू द मार्क नहीं थी। जी हाँ, ये भी एक था।
That is also one of the factors. And that is an important factor. तो ये पेपर 5 बहुत साइंटिफिक है, बहुत साइंटिफिक पेपर है। और अगर इसका सिस्टमेटिक स्टडी किया जाए तो नंबर सबसे ज़्यादा इसी में आएगा। सारे पेपर्स में इकोनॉमिक्स से सबसे ज़्यादा नंबर आएगा। 2-3 बातें हैं यहाँ पर। एक तो है कि आपका जो इंटरप्रिटेशन है वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि जो डाटा है वो अपडेटेड होना चाहिए। इकोनॉमिक्स में डाटा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और डाटा पर ही एनालिसिस होता है। यहाँ जो आंकड़ा है उन्हीं के आधार पर हम लोग एनालाइज करते हैं। अगर प्रति व्यक्ति आय कम है तो क्यों है, तो डाटा से पता चलता है कि प्रति व्यक्ति आय इतना है, तो इसका रीज़न ये वजह है। अगर देश में खाद्यान्न की कमी है तो क्यों है, क्योंकि प्रोडक्शन का डाटा हम देखते हैं कि भाई इस साल मानसून फेल्योर हो गया, ड्रॉट आ गया, सूखा पड़ गया और उत्पादन नहीं हुआ, तो ऑब्वियस है कि खाद्यान्न संकट होगा, फूड क्राइसिस होगा। तो ये सारा आपका डाटा बेस्ड है। तो यहाँ पर डाटा को मिस नहीं करना है। जहाँ भी जिस टॉपिक से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, उनको ज़रूर आंसर में शामिल कर देना है। अगेन इस पेपर में अगर आप देखेंगे पेपर 5 में, तो पेपर 5 का नाम क्या दिया है, इंडियन इकोनॉमी। देखिए तो क्या लिखता है पूरा, इंडियन इकोनॉमी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट नाम दिया है इसको, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भारतीय अर्थव्यवस्था, भूमंडलीकरण और सतत विकास, हिंदी में। राइट। अब अगेन इस पेपर में हम लोग देखेंगे कि 40 मार्क्स है ऑब्जेक्टिव, और इसमें 4 ग्रुप है, ग्रुप ए, बी, सी, डी। एक ग्रुप इसमें डी जो है झारखंड की अर्थव्यवस्था से संबंधित है। इसमें हमको अपने स्टेट के इकोनॉमी का स्टडी करना है। यहाँ पर एग्रीकल्चर, यहाँ पर इंडस्ट्री, यहाँ पर गरीबी, यहाँ पर बेरोजगारी झारखंड में। ये 4 ग्रुप में बटा हुआ है, और यहाँ भी कोई विकल्प नहीं है, चारों पढ़ना होगा, क्योंकि 40 मार्क्स तो ऑब्जेक्टिव हो गया, और बाकी जो 160 मार्क्स है इसमें 4 बड़े क्वेश्चंस आएंगे, 4 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। और हर सेक्शन से एक ठो लिखना है। तो जब हर सेक्शन से, हर ग्रुप से लिखना, तो कैसे छोड़िएगा।
क्योंकि कंपटीशन में अगर एक क्वेश्चन भी छूट गया तो समझिए कि आप प्रतियोगिता से बाहर हो गए। एग्जाम में प्रश्न तो छोड़ने का कोई सोचे भी नहीं। एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन भी छूट गया तो आप यू आर आउट ऑफ द कंपटीशन, यू आर आउट ऑफ द रेस, आप दौड़ से बाहर हो गए। इसलिए इसका विचार भी नहीं होना चाहिए, सब प्रश्न लिखेंगे। अगर किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो जो जानेंगे वही लिखेंगे। बताते रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण टिप है जो हम बताते हैं बच्चों को। जेपीएससी के एग्ज़ाम में एक सबसे बड़ा जो आपको हम टिप दे रहे हैं वो है कि प्रश्न कुछ भी आए हम वही लिखेंगे जो हम जानेंगे। कॉपी ब्लैंक नहीं छूटेगा। मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन किसी टॉपिक से आ रहा है, वो टॉपिक तो हम पढ़े हैं लेकिन जो क्वेश्चन का एंगल है उसको हम नहीं जान रहे हैं, ट्विस्ट कर दिया है। तब क्या है हमारे लिए, क्या वाइज होगा, क्या हमारे लिए अच्छा दृष्टिकोण होगा, चतुर दृष्टिकोण, चालाक दृष्टिकोण होगा कि जो हम जानते हैं वही लिखते हैं, नंबर आएगा। सोशल साइंस में नंबर 0 नहीं होता है। तो प्रश्न कुछ भी आए, अगर सीधा उत्तर नहीं जानते हैं तो हम वही लिखेंगे जो हम जानते हैं। और जब हम पढ़े रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो जरूर जानते रहेंगे, उसी को लिख के आ जाएंगे। तो ये चारों ग्रुप से आपको आंसर करना है। इसके बाद हम लोग कर रहे हैं पेपर 6। पेपर 6 ये आपको पेपर 6 है जनरल साइंस का। ये पेपर 6 आपका है जनरल साइंस, एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। हिंदी में अगर कहें तो सामान्य विज्ञान, पर्यावरण और तकनीकी विकास, प्रौद्योगिकी विकास। टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं? प्रौद्योगिकी। ऐसे लिखते हैं, नहीं ऐसे लिखते हैं ना, हाँ, गिकी, टेक्नोलॉजी। ये जो साइंस का पेपर है ये सबसे ज़्यादा विभेदीकृत है, द मोस्ट डाइवर्सिफाइड पेपर एमॉन्ग ऑल। सबके बीच सबसे ज़्यादा इसी में आपको अलग अलग तरह का चीज़ पढ़ना है। और इसमें जो क्लासिफिकेशन भी हुआ है पेपर का वो 5 ग्रुप में है। इसमें 5 ग्रुप है आपका, ग्रुप ए, बी, सी, डी, ई। ए में फिजिकल साइंस है, बी में लाइफ साइंस है, सी में इन्वायरमेंट साइंस होगा, डी में आपका एग्रीकल्चर विथ स्पेशल रेफरेंस टू झारखंड में कृषि, और ई में है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। भारत में स्पेस प्रोग्राम, अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू से अभी तक, भारत में न्यूक्लियर प्रोग्राम, नाभिकीय कार्यक्रम शुरू से लेकर अभी तक, मिसाइल प्रोग्राम शुरू से लेकर अभी तक,
डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया, उसमें शुरू से लेकर अभी तक। डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इन इंडिया, शुरू से लेकर अभी तक। अब ये जो 5 है, अब यहाँ भी आपको कोई ऑप्शन नहीं है, पांचों से प्रश्न करना है एक एक। अब ये पांचों से मिला करके आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो 40 मार्क्स का होगा यहाँ भी। और यहाँ जो आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएगा 5 हो गया, बाकी सब में आप देख रहे थे 4-4। हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों को मिला रहे थे तो 4, 2 हिस्ट्री से 2 ज्योग्राफी से। पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गुड गवर्नेंस में भी आपको बोले 4। इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पेपर में भी बोले आपको 4। लेकिन यहाँ जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होगा आपका हो जाएगा 5, क्योंकि ग्रुप हो गए हैं आपके 5। तब यहाँ पर 40 नंबर का एक क्वेश्चन नहीं होके क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन आपका 32 मार्क्स का हो जाएगा। 30 × 5 कितना हो जाता है, 150, और 2 × 5 10, तो 160 हो गया। 32 × 5 कितना होगा, अरे 32 × 5 160। तो ये आपका सिलेबस है जिसको हमने एक्सप्लेन किया। अब कैसे हम कम समय में इस पूरे सिलेबस की तैयारी ऐसा कर लें कि एग्ज़ाम में पास कर जाए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो ही ना है। यहाँ सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए हम लोग थोड़े आए हैं कि एग्ज़ाम दे के निकल के हो गया, नहीं, एग्ज़ाम दे के पास करना। अल्टीमेट गोल क्या है हमारा, अरे फाइनली क्वालिफाई करना जी। नहीं, वो सेवा के लिए तो कोई जाता नहीं है भाई, ये सब सैद्धांतिक बातें हैं, ये सब थ्योरेटिकल बातें हैं, ये सब थ्योरेटिकल पॉस्टुलेट्स हैं, सैद्धांतिक अवधारणाएं हैं, ये होता नहीं है। अपनी सेवा कर लीजिए आप, यही बहुत है। और सीधे सीधे बोले कि अपना कैरियर को अच्छा बनाने। बाद बाकी हमने बोले ना कि यहाँ पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है, तो खुल के हम नहीं बोल पाएंगे। हम अपने संस्थान में रहते हैं तो बहुत चीज़ें बोल देते हैं। यहाँ तो बाइंडिंग्स है ना, बंदिश है कि आपको इससे ज़्यादा नहीं बोलना है, तो नहीं बोलेंगे। तो अब क्या करिए, आप जिस विषय को भी पढ़ रहे हैं, मान लीजिए सपोज कीजिए कि हम आपको इंडियन पॉलिटी स्टार्ट किए, पहला चैप्टर है उसका भारतीय संविधान की प्रस्तावना, हम पढ़ा दिए आपको। आप क्या कीजिए, उसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसका एक सिनॉप्सिस बनाते जाइए हर टॉपिक का, कि भाई प्रस्तावना में कौन कौन सा चीज़ बड़ा इम्पोर्टेंट है। सिमिलरली मान लीजिए कि हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ाए, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, सबका एक आप एब्स्ट्रैक्ट बना लीजिए। एब्स्ट्रैक्ट मतलब सारांश। हर टॉपिक का, हर विषय का, और फिर उसी को मगअप कीजिए, उसी को लर्न कीजिए, और फिर उसी को लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। देखिएगा आपका तैयारी धीरे 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 धीरे, ग्रेजुअली स्नेह स्नेह आप इस लेवल पर पहुंच जाइएगा कि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाइए। क्योंकि सिलेबस इज़ टू लार्ज। ये जो हमारा सिलेबस है ये बहुत विशाल है। जैसे हमारा भारतीय संविधान है ना, बहुत विशाल। सिमिलरली हमारा जेपीएससी का सिलेबस भी हमारे भारत के संविधान के जैसा ही है।